आज हम बात करेंगे शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में। 28 सितंबर 1907 का वो शुभ दिन जब माँ विद्यावती की कोख से शहीद आज़म भगत सिंह का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम भगत सिंह ही क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक गजब की घटना है। दरअसल जो भगत सिंह का परिवार था, उनके पिता किशन सिंह थे, उनके चाचा स्वर्ण सिंह थे और उनके दूसरे चाचा अजीत सिंह थे। वो क्रांतिकारी थे और 28 सितंबर 1907 के दिन ही जो उनके पिता किशन सिंह और स्वर्ण सिंह वो जेल से छूटकर घर आए थे और दूसरे क्रांतिकारी चाचा अजीत सिंह, उनका जो निर्वासन था वो भी निर्वासन उसी दिन ख़त्म हुआ था। तो घर में इस बात की खुशियाँ मनाएगी, एक बड़े भाग वाला लड़का घर में पैदा हुआ है। तो दादी जय कौर ने उस बच्चे का नाम भगत सिंह रख दिया कि भागों वाला बच्चा है। तो ये भगत सिंह था। 3 साल की उम्र थी, पिताजी के साथ खेत में गए, पिताजी काम करने लगे और एक लकड़ी से मिट्टी हटाकर उसमें ऐसे ऐसे पत्ते मतलब बोने लगे। पिताजी पास आए, भी 3 साल का बच्चा क्या कर रहा है। तो पिताजी ने पूछा किशन सिंह ने कि बेटा क्या कर रहे हो। बोला बंदूकें बो रहा हूँ, क्योंकि घर में छोटा सा बच्चा था, क्रांतिकारी पूरे परिवार था, तो बंदूकें क्रांति की बातें वो 3 साल का बच्चा ही सुनता रहता था। तो उसने पिताजी की तरफ देखा भी नहीं, कहा कि बंदूकें बो रहा हूँ। कि बंदूकें कैसे बोएंगी। तो उन्होंने कहा कि जैसे गन्ना पैदा होता है इसी तरह बंदूकें भी खेत में पैदा होंगी। पिताजी को क्या मालूम था कि ये बच्चा अपनी आखिरी सांस तक क्रांति की खेती करता रहेगा, बंदूकों की खेती करता रहेगा। आज उसी भगत सिंह के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ 2 विद्वान हैं जिन्होंने भगत सिंह पर खूब अध्ययन किया है। मंगतराम शास्त्री जी हैं और सोहन दास जी हैं। इनसे भगत सिंह के विचारों के बारे में, किस तरह का वो भारत चाहते थे, कैसे आज़ादी की लड़ाई को उन्होंने परवान चढ़ाया, सारे विषयों पर बात करेंगे। मैं आपका दोस्त क्रमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपका पड़ताल टीवी पर स्वागत है सर। धन्यवाद क्रमपाल जी। जी, और सोहनदास जी आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे पहले हम मंगतराम जी आपसे बात करेंगे। भगत सिंह मतलब एक क्रांतिवीर, वो कहते थे कि जो अंधविश्वास में कभी नहीं पड़े वो, और वो विचारों की क्रांति लेके आना चाहते थे। आज के समय में हमारा जो यूथ है उसके अंदर से वो विचारों की क्रांति ख़त्म हो गई है। हाँ, भगत सिंह का धर्म विश्वास के ऊपर जो कहना है उसमें ख़ास तौर पे वो टोल्स्टॉय को उद्धृत करते हैं बार बार। रूसी विद्वान हुए हैं टोल्स्टॉय, उसको उद्धृत करते हैं। वैसे तो उनका खुद का अध्ययन बहुत ज़्यादा विस्तृत रहा है। मतलब उसने स्कूली दिनों में ही अपने पाठ्यक्रम से अलहदा 50 किताबें अलग पढ़ चुका था वो। और कॉलेज के दिनों में उसने 200-250 किताबें लाइब्रेरी से पढ़ी और जेल में कम से कम भी 500 किताबें उसने पढ़ी हैं, जिसमें 45 लेखकों का ऑन रिकॉर्ड है। और दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो उच्च कोटि के उस ज़माने के जो विद्वान थे उनको पढ़ा है। लेकिन फिर भी वो, क्योंकि 1917 की जो क्रांति है वो उन्होंने अपनी आँखों के सामने होती हुई देखी है और उन्होंने ये देखा है कि सर्वहारा का राज्य भी स्थापित हो सकता है। और उस दौर का जो विद्वान है टोल्स्टॉय, उन्हीं को ही धर्म के बारे में वो उद्धृत करते हैं। मोटे तौर पर वो 3 कैटेगरी बताते हैं धर्म की, विश्वास की, आस्था की। एक कहते हैं कि असेसनल ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के जो अच्छे नियम हैं, जैसे सच बोलना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, प्रेम करना, सहयोग करना, परोपकार करना, किसी को तंग ना करना, किसी की आत्मा को दुखाना नहीं। ये जो एक नैतिक मूल्य होते हैं, इसको यूँ कह सकते हो आप, ये मानवीय मूल्य धर्म के, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में वो बताते हैं कि इसमें अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो हर आदमी की अपनी फिलॉसफी हो सकती है धर्म के बारे में, और हर आदमी का अपना व्यक्तिगत धर्म हो सकता है। अपने आम हरियाणा में भी जैसे चर्चा करते हैं ना, काया राख धर्म हो से, यानी मनुष्य के
मनुष्य की एक, हर आदमी की अपनी एक काया होती है, तो काया राख का मतलब व्यक्तिगत, वो इसी बात को पुष्ट करते हैं कि मनुष्य का व्यक्तिगत धर्म होता है। यदि वो एक व्यक्तिगत यानी स्वतंत्रता तक सीमित है तो वो कहीं किसी को तंग नहीं करता, कि कहीं किसी को हानि नहीं पहुंचाता। उसमें यह आता है जन्म मृत्यु संस्कार, ये पृथ्वी क्या है, ये मृत लोक स्वर्ग लोक, आत्मा परमात्मा जीव, ये जो एक अदृश्य लोक है धर्म का, इसके ऊपर अलग अलग लोगों की अपनी अपनी व्याख्याएं हो सकती हैं। अगर वो निस्वार्थ भाव से करता है तो वो स्वतंत्र है। जी। तीसरी कैटेगरी धर्म की बताई है उसने, रिचुअल्स ऑफ रिलीजन, यानी रीति रिवाज। रीति रिवाज में पूजा पाठ करना, यात्राएं निकालना, जुलूस निकालना, नारेबाजी करना, अपने धर्म को दूसरे धर्म के सामने अच्छा स्थापित करने के लिए जोर बल का प्रयोग करना, पावर का प्रयोग करना, बहुसंख्या का प्रयोग करना और आडंबर दिखावा। अगर ये चीज़ सामूहिक रूप से आडंबर में और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए की जाती हैं तो इससे खतरनाक धर्म की कोई धारा नहीं हो सकती। यदि ये चीज़ें भी व्यक्तिगत हैं, कौन आदमी अपने घर में किस बात की पूजा करता है, किस देवता की, किस गुरु की, वो स्वतंत्र है। इसमें वो तीनों धर्मों को दो कैटेगरियों में बांटता है भगत सिंह, टोल्स्टॉय के संदर्भ को जोड़ते हुए। धर्म और संस्कृति में उसका लेख का उदाहरण दे रहा हूँ मैं जी। वो कहता है कि यदि पहला और दूसरा जो दोनों कैटेगरी हैं, एसेंशियल और रिलीजन यानी धर्म की जो मानवीय मान्यताएं हैं, और फिलोसफी ऑफ रिलीजन धर्म का दर्शन, यदि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है और सुरक्षित है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि दूसरा और तीसरा मिल जाते हैं और व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता गायब होकर के वो संस्थागत धर्म की तरफ बढ़ता है और अपने धर्म को दूसरे धर्म से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा बलशाली और ज़्यादा बहुसंख्यक बहुलतावादी नहीं, बहुबलवादी कह लीजिए इसको, दिखाने का प्रयास करता है, तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक धर्म है। लोकतंत्र की स्थापना में धर्म का कोई भी स्थान नहीं है। लोकतंत्र जब भी बनेगा इस भारतीय समाज में तो वो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र होगा। जबकि आज हमारे देश में धर्म ज़्यादा हावी है और राजनीति में भी धर्म का एंट्री हो गई है। हाँ, मतलब लोकतंत्र के बारे में जब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो उसमें ये है कि भाई धर्म का राज्य के साथ कोई संबंध नहीं है। धर्म राज्य के द्वारा ना ही किसी धर्म को तरजीह दी जाएगी, ना ही किसी धर्म को कमतर आंका जाएगा। वो राज्य के अंदर धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जी। ये है धर्मनिरपेक्षता। लेकिन आजकल लोग अपने स्वार्थ में, अपने इंटरेस्ट में धर्मनिरपेक्षता की इस तरह से भी प्रस्तुत करते हैं कि राज्य जो है वो धर्म को बढ़ावा दे जी। नहीं, राज्य का मसला ही नहीं है धर्म तो व्यक्ति का अपना मसला है, व्यक्ति का अपना मसला है। सोनदास जी, ये बताइए कि जो भगत सिंह के विचार थे और क्रांति, वो कह रहे थे कि जो मतलब आदमी के जो विचार हैं, जो क्रांति है, मतलब विचारों की तलवार पर ही उसकी जो शान है, धार है, वो तेज़ होती है। तो सरकारें भगत सिंह से इतना क्यों डरती हैं? पाठ्यक्रमों से भगत सिंह को क्यों गायब किया गया है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भी पूरी दुनिया के अंदर दार्शनिक हुए हैं या वैज्ञानिक हुए हैं या इस तरह के क्रांतिकारी हुए हैं, उनका जो विचार है उस विचार से डरती है शासक वर्ग हमेशा ही। और इसलिए उनकी कोशिश ये रहती है कि उसके फोटो को तो प्रयोग करें, उसके चेहरे को प्रयोग करें और उसके विचार को गायब कर दें। तो उसके विचार को गायब करने के लिए ही ये इनकी कोशिश लगातार रही है कि उसको सिलेबस में भी ना दें। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आज तो भगत सिंह का कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जेल में जो कुछ उन्होंने लिखा है, जेल डायरी, उसके दस्तावेज सब उसके परिवार के लोगों द्वारा, अभी उसके जो साथी थे उसके साथ जो जिंदा बच गए थे मांडले जेल में काला पानी की सजाएं काट के जो आए, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। भगत सिंह के विचारों के बारे में थोड़ा बताओ, किस तरह का भारत वो चाहते थे, किस तरह का भारतीय समाज चाहते थे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो शास्त्री जी ने जिक्र किया कि जो 1917 की रूस की क्रांति थी, उस क्रांति से वो बहुत प्रभावित थे।
और ये बिल्कुल सबके सामने है अब के, जब इस टाइम उनको फांसी का आदेश हो चुका था, उस टाइम भी वो लेनिन को पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर रुको, एक क्रांतिकारी दूसरी क्रांतिकारी से बात कर रहा है, उसको पूरी होने दो, उसके बाद मैं चलूंगा फांसी के लिए। तो उन विचारों ने जो उसको प्रभावित किया है, उस विचारों की वजह से ही उनके दिमाग में एक नक्शा था पूरे देश का, इसलिए उन्होंने कोई विषय नहीं छोड़ा। उस टाइम के जितने बड़े बड़े नेता थे सबके साथ उनकी पत्रवार्ता है, उनके लेटर हैं सबको, सभी इशू पर उन्होंने कमेंट किए हैं। भाषा के सवाल पर उन्होंने लिखा, विद्यार्थियों को की जिम्मेवारी क्या है इसके ऊपर लिखा, युवाओं के ऊपर उन्होंने लिखा, अछूत समस्या के ऊपर उन्होंने लिखा, सांप्रदायिकता के ऊपर उन्होंने लिखा। उनके लेख हैं हर उस विषय के ऊपर। तो इतनी स्पष्टता इसलिए आई, उन्होंने अध्ययन बहुत किया। बिना अध्ययन कोई आदमी निपुण नहीं हो सकता। दो ही मुख्य मैं मानता हूँ भगत सिंह के बनने के पीछे की जो ताकत है, एक तो उसके परिवार की बैकग्राउंड, वो प्रेरणा, परिवार की क्रांतिकारी जो विरासत थी वो, और दूसरा उसका अध्ययन जी। इन दोनों चीज़ों ने उसको ऐसा स्पष्ट एक तरह से दार्शनिक कह सकता हूँ मैं, उस टाइम का जो हर सवाल का जवाब अपने लेखों में देते हैं। अछूत समस्या के ऊपर उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि दुर्भाग्य है हमारे देश का, कुत्ता तो रसोई के अंदर घूम सकता है, और किसी ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल एक तरह से करता है, समाज का निर्माण करता है, वो रसोई में घुस जाता है तो दिक्कत हो जाती है। दुर्भाग्य है देश का। दुर्भाग्य है। मंगतराम जी, एक है आज जैसे भगत सिंह की जयंती है और सुबह से व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर भगत सिंह का फोटो लगा के उनको नमन करते हुए लोग अपनी फ़ोटो नीचे लगा के वायरल कर रहे हैं। लेकिन भगत सिंह, आपने कहा कि भगत सिंह ने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली थी, भगत सिंह को पढ़ता कोई नहीं है और आज की युवा पीढ़ी अध्ययन से दूर हो गई है। भगत सिंह के बारे में कोई नहीं जानना चाहता, भगत सिंह का ऊपर फोटो लगा के और अपने बधाई संदेश सारे देना चाहते हैं। ऐसी समस्या क्यों है? हमारी युवा पीढ़ी क्या जब तक अध्ययन नहीं करेगी, भगत सिंह को नहीं जानेगी, उनके विचारों को जब तक नहीं जानेगी, क्या तब तक हम ये सोच सकते हैं कि उनके विचारों जैसा वो समाज चाहते थे बन सकता है? नहीं, ये केवल मात्र दिखावा है और इसको यूँ कहा जा सकता है कि हीरोइज्म के शिकार हैं ये लोग। और मतलब अपने आप को भगत सिंह जैसा दिखाने का दिखावा तो करते हैं। वो पंजाबी में नहीं, एक कोई कवि कहता है कि भगत सिंह की टोपी तो पहन ली लेकिन सिर कहाँ से लाओगे। टोपी पहन के दिखावा तो किया जा रहा है, फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, लेकिन वो सिर का मतलब वो दिमाग, वो बुद्धि, वो चेतना, वो कहाँ से आएगी? वो आएगी पढ़ने से और सांगठनिक समझ से। भगत सिंह अपने आप में अकेला एक व्यक्ति था, वो कोई भी नौजवान हो सकता है, वो कोई चमत्कारिक नौजवान नहीं था। मतलब बहुत लोग कहते हैं ना भाई वो तो बड़ा चमत्कारी था, नहीं, कोई दैवीय पुरुष थोड़ा ही था वो। उसकी बुनतर जो है ना, बचपन से लेकर के और आखिरी सांस तक, वो देखिए आप। वो जब बचपन में उसके घर में जो है ना चाचा है अजीत सिंह, वो इसके 1907 में ही जो पगड़ी संभाल जट्टा का आंदोलन था, उसमें लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो है ना, उनको पकड़ लिया जाता है। किसानी बड़ा आंदोलन है, बिल्कुल प्रारंभिक तौर का पकड़ लिया जाता है। और उसके बाद जब उसकी रिहाई होती है तो लाला जी तो और अमेरिका और बहुत सारे देशों में घूमते घूमते भारत आते हैं, लेकिन अजीत सिंह जो है ना वो बाहर ही रहते हैं। उनके बारे में तो ये बताते हैं कि भाई सन 1946 में नेहरू लेके आया था और ये दुर्भाग्य है कि वो आज़ादी का पहला दिन देख नहीं पाए, उससे पहले ही वो चले गए। तो इस बात को यदि हम देखें तो अजीत सिंह के जाने के बाद में ज़्यादातर जो समय था भगत सिंह का उसकी चाची के साथ बीतता था, उसकी माँ की बजाय। और उसकी चाची जो अजीत सिंह की पत्नी थी, वो अब पति पत्नी जब सालों साल साथ रहते हैं तो उसे पता था अजीत सिंह के विचारों का, वो अजीत सिंह के विचारों का उसके साथ साझा करती थी। एक बात। नंबर दूसरे, अब भगत सिंह का जो परिवार था, उसका फादर किशन सिंह, उसका चाचा स्वर्ण सिंह, ये क्रांतिकारी आंदोलनों में उस वक्त भी शामिल थे। और इसका जो दादा था अर्जुन सिंह, वो भी मतलब आर्य समाज की जो क्रांतिकारी धारा है, दिखावे वाले नहीं। आज तो आर्य समाज, वो आर्य समाज ही नहीं बचा जो दयानंद वाला आर्य समाज था। उसमें भी दो तरह की धाराएं थी, एक क्रांतिकारी धारा थी, एक सिर्फ और सिर्फ पाखंड का विरोध करने का दिखावा होता था, जबकि घर में कुछ चलता रहे। वो क्रांतिकारी धारा
के साथ लगे हुए थे और उनका भी बड़ा बहुत बड़ा बलिदान योगदान है। तो ये जो जिनको कहते हैं ना संस्कार, ये संस्कार परिवार से मिले, नंबर एक। नंबर दूसरे, पढ़ते पढ़ते 12 साल की उम्र में वो जलियांवाला बाग की मिट्टी लेने के लिए चले जाते हैं जी। नंबर तीसरे 15 में जब हाँ, एक मिनट, मैं वो बड़ा रोचक किस्सा है, डिटेल में थोड़ा आपको बताता हूँ। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भगत सिंह अखबारों में पूरा छपया, तो भगत सिंह बड़ा अंदर से दुखी हो गया। तो सवेरे सवेरे भगत सिंह उठा और जैसे स्कूल के लिए चला तो स्कूल की तरफ उसके कदम ही नहीं बढ़े, सीधा वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और अमृतसर पहुंच गया। और जब वो स्कूल की छुट्टी हो गई, घर नहीं पहुंचा, तो घर वाले स्कूल में गए, पता चला वो स्कूल ही नहीं आया। सब जगह ढूंढ लिया, भगत सिंह कहीं नहीं मिला। और देर शाम भगत सिंह थका हारा घर पहुंचा तो उसकी बहन थी, अमर कौर शायद उनका नाम था। तो उनकी बहन ने पूछा, भाई तू कहाँ था सुबह से, बहुत प्यार करती, मैंने तेरे लिए इतनी मिठाइयाँ रखी हुई हैं। तो वो अंदर कमरे में गया, बहन उसके पीछे पीछे लगी, उसने अपने बैग में से बोतल निकाली, अलमारी में रख दी। बहन ने पूछा, क्या है, मिट्टी कहाँ की है, जलियांवाला बाग की, क्या करेगा, पूजूंगा। तो आखिरी सांस तक भगत सिंह जब भी लाहौर में अपने घर में रहे, जलियांवाला बाग की खून से सनी हुई उस मिट्टी को पूजते रहे जी। दूसरे, जब 1915 में ये जो गदर के योद्धा थे उनकी फांसियां हुई तो उनमें करतार सिंह सराभा जो गदर पार्टी के संस्थापकों में से है, उसको भी फांसी हुई। और ये चर्चाएं उस टाइम तक तो भगत सिंह सारा ही 8 साल का था, परिवार में चर्चाएं होती थी, करतार सिंह सराभा की बातें सुनी जाती थी, स्कूल में विद्यार्थियों में और अध्यापकों में करतार सिंह सराभा की बातें चलती थी, ऐसा वातावरण था। तो करतार सिंह सराभा को बिना देखे ही उसने अपना आदर्श मान लिया और अंतिम समय तक करतार सिंह सराभा की जो फोटो थी वो अपनी जेब में रखता था। ऐसे थोड़ा ही भगत सिंह बन जाते हैं। और फिर 500-600 किताबों का पढ़ना, लगभग 70 के आसपास लेखकों का, जिनमें से 45 तो ऑन रिकॉर्ड हैं, लेखकों को पढ़ना, दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों और क्रांतिकारियों को पढ़ना, और सब कुछ त्याग करके, मतलब उस जब वो कहता है ना कि भाई शादी की बात चलती है उसके, तो उस अपने फादर को वो कहता है कि मेरे दादा ने तो मुझे आज़ादी के लिए होम कर दिया था। हाँ, तो ऐसी स्थिति में भगत सिंह बनता है। भगत सिंह ऐसे नहीं बनता, ठीक है, फोटो खिंचवा ली, टोपी रख ली, पगड़ी बांध ली, मूछ बना ली, और दिमाग में जो है ना वो सड़ी चीज़ें हैं, वही पाखंड है, वही अंधविश्वास है, वही समझौते हैं पूंजीवाद के साथ, साम्राज्यवाद के साथ वही समझौते हैं, वही माफ़ीनामे हैं। तो ऐसे थोड़ा ही भगत सिंह बनता है। भगत सिंह बनने के लिए बाकायदा क्रांतिकारी विचारों को जहन में उतारना पड़ता है। तो सोहनदास जी, आप ये बताइए कि भगत सिंह के विचारों का हम समाज बनाएं, मतलब हमारा यूथ को किस दिशा में जाना पड़ेगा, उसमें पूरे समाज की, संस्थाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, भगत सिंह जब एक तरह से पूरा एक क्रांतिकारी युवाओं का जो अलग अलग ग्रुप थे देश के अंदर, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया था, दिल्ली का जो पुराना किला है वहाँ पे मीटिंग करी उन्होंने, जिसमें बंगाल के क्रांतिकारी, बिहार के, पंजाब के, सबको इकट्ठा करके ये कहा कि ज़रूरत किस बात की है, अलग अलग बंटे रहेंगे हम तो कोई भी लड़ाई मजबूत नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा युवा एक मंच पे आएँ और उनकी दिशा सही हो क्रांति के लिए, तभी देश में क्रांति की संभावना बन सकती है। क्योंकि इसके पीछे जो में तो कोई सोच नहीं लिया उन्होंने। जिन क्रांतिकारियों को पढ़ा था उसने, उनके अनुसार ही उन्होंने अपने पूरे एक्शन तय किए हैं जी। देखो आप, जितने भी एक्शन है, चाहे काकोरी केस है, पहला केस है काकोरी, जिसको वो बैठ कर सुनता है, उस घटना में शामिल नहीं था, उसी टाइम उस ग्रुप में शामिल हुआ था, और वो पूरे केस को देखता है, वहीं से निश्चय कर लेता है कि हमारे जो केस हो गए आने वाले, उन केस को हम जंग का मैदान बनाएंगे। जब भगत सिंह के ऊपर मुकदमा चला, चाहे बम का ब्लास्ट का केस था, चाहे वो सैंडर्स के वध का केस था, सभी मुकदमों में उन्होंने कोर्ट में जो बयान दिए वो अखबारों में छपते थे, और पूरे देश में ये लहर चली, भाई ये युवा है, ये इस तरह का संगठन है, इस तरह के काम कर रहे हैं। तो वास्तविक जो उनकी समझ थी उसको समाज के अंदर ले जाना है, तो ऐसे काम जिसकी मार्फत उनके विचार ज़्यादा लोगों तक जा सकते हैं वो ऐसे करने पड़ेंगे। उसमें एक मुख्य काम है
उनके लिटरेचर को लोगों में ले जाना। तो हमने पिछले दिनों इस तरह के प्रयास किए। नरवाना के अंदर हमने भगत सिंह अध्ययन केंद्र बनाया, दनोदा में चंद्रशेखर आज़ाद पुस्तकालय, नांदोद में भगत सिंह पुस्तकालय। तो एक तो ये ऐसे सेंटर जहाँ पे लोग बैठ के उनको पढ़ें, उनके विचारों पे डिस्कस करें, ये ज़रूरी है। दूसरा जो संगठन है उस संगठन की दिशा हो, जो भगत सिंह के विचार थे उस तरह की दिशा हो। क्योंकि आज जो ज़्यादातर जो संगठन या पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कास्ट आधारित है, धर्म आधारित या कास्ट आधारित। तो इंसानियत की बात करने वाले लोग, पूरी दुनिया का इंसान है, उस इंसान को जो दो ही कैटेगरी है दुनिया में इंसान की, एक कमाने वाला है, एक खाने वाला है, एक लुटेरा है। तो लुटेरे के खिलाफ कमाने वाले लोग इकट्ठे हों दुनिया भर के, ये नारा भगत सिंह ने दिया था। अब तो लोग सिर्फ है और सिर्फ पैसे की होड़ में हैं, उनके सब कुछ नियम कायदे कानून इंसानियत सब खत्म हो चुकी है। नहीं, ऐसी बात नहीं। अब भी बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए करते रहते हैं। पिछले दौर में देखो संख्या कम है और उनको शासक वर्ग टारगेट करके तंग भी करते रहते हैं, जेलों में डाल देते हैं, झूठे मुकदमे बना देते हैं। अब ये देखो कोरेगांव के नाम पे ये महाराष्ट्र में जो घटना हुई, उसमें कितने लोग जिनका उस घटना से उस केस से कोई संबंध नहीं था, पूरे देश के जो समाज सुधारक थे, लेखक थे, बुद्धिजीवी थे, उनको जेलों में डाल दिया। सुधा भारद्वाज है और ये तेल तुमड़े है, इसके अम्बेडकर के रिश्तेदारी में पड़ते हैं, और भी कई लोग पिछले दिनों मतलब इस तरह के जेलों में पड़े हैं। तो शासक वर्ग तो हमेशा चाहते हैं कि इस तरह का काम करने वाले लोग ना हों, लेकिन भगत सिंह का विचार जो है, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने अध्ययन किया है, जो उसके वारिस हैं, वो कभी नहीं छोड़ते, वो अभी भी लगे हुए हैं, बेशक थोड़े हैं। जी मंगत राम जी, आप है ना कुछ भगत सिंह के अच्छे किस्से ऐसे बताइए जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी उसको सुने, अपने जहन में उतारे और उस दिशा में वो भी भगत सिंह की तरह समाज के लिए कुछ अच्छा करे, इस देश राष्ट्रभक्ति की भावना उनके अंदर पैदा हो। देखो, भगत सिंह मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि कोई वो देव पुरुष नहीं था। वो ऐसे ही जो आज नौजवान हैं, उस उम्र में जो नौजवान होते हैं जी, वो भी ऐसा ही नौजवान था। भगत सिंह भी ये चाहता था कि कोई उसको देव पुरुष माने ना माने, बल्कि हमने उसको पूजना शुरू कर दिया, इसलिए भगत सिंह हमारे विचारों से ख़त्म हो गया। वो कोई बहुत ज़्यादा शूटिड बूटिड वाला बंदा भी नहीं था। बिल्कुल जब वो गया ना इसमें तो लुंगी में ही था और मतलब किसी ने भी नहीं उसको पहचाना। दुर्गा भाभी से जब उसका परिचय करवाया तो बहुत देर में जाके उसको पता लगा कि ये भगत सिंह है। एक बार ऐसे ही वो जो ज़्यादातर आगरा में, कानपुर में उनके जो गुप्त ठिकाने होते थे तो इकट्ठे थे। उनमें से पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं, जयदेव या राजगुरु एक फ़ोटो ले आए और वो कमरे में लगा दी। बहुत सुंदर औरत की फ़ोटो थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद आए। चंद्रशेखर आज़ाद थोड़ा सा ज़्यादा सख्त मिजाज थे, खासकर आंदोलन को लेकर के, संगठन को लेकर के, कि भाई हमारे संगठन में किसी भी प्रकार की कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। वो बिल्कुल एक सीध में देखने वाले आदमी थे। तो उन्होंने क्या किया, उस फ़ोटो को उतार के और फेंक दिया। तब तक भगत सिंह आ गए। भगत सिंह ने देखा एक बहुत ही सुंदर औरत का फ़ोटो नीचे पड़ा है। वो जिसने टांगया था, जिस साथी ने, वो भी आ गया। वो भी गुस्से में हुआ कि मैंने फ़ोटो लगा, राजगुरु मैंने फ़ोटो लगाया था और ये किसने उतार दिया। तो किसी तीसरे साथी ने कहा कि ये पंडित जी ने उतार दिया। ये इसको पंडित जी के नाम से ही पुकारते थे, चंद्रशेखर आज़ाद। हाँ, तो उस वहाँ डिबेट होती है फिर भगत सिंह की चंद्रशेखर के साथ, बहुत मीठी डिबेट है। उसमें जब वो कहता है कि पंडित जी आपने ये एक सुंदर फ़ोटो जो है ना वो फेंक दी, भाई आप सुंदरता के विरोधी हैं। तो वो कहता है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि हमारे संगठन का, हमारे साथियों में से कोई भी ऐसा ना हो कोई सुंदरता के जाल में फंस करके, और जो हमने जो घर परिवार त्याग रखे हैं, वो जो हम जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं वो दूर ना हो, उससे ना ध्यान हट जाए। तो भगत सिंह कहता है नहीं पंडित जी, जिस सुंदर देश को बनाने के लिए हम लगे हुए हैं, अपना जीवन होम दिया हमने, वो उस सुंदरता को देख करके आप खिन्न हो रहे हैं। अगे भाई ये सुंदरता हमें क्या लुभा सकती है? ये एक सुंदर स्त्री की फ़ोटो, ये केवल स्त्री की फ़ोटो नहीं, ये एक सुंदर फ़ोटो भी है। ये आप इसको ये देखिए कि ये सुंदर समाज की तस्वीर भी तो हो सकती है।
ये सुंदरता का प्रतीक है जी। ये। और जिस सुंदर ऐसा सुंदर समाज ही तो हम बनाना चाहते हैं जिसको देख करके पूरी दुनिया के और दूसरे समाज भी आकर्षित हों। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों के ऊपर, धर्म को लेकर के, विश्वास को लेकर के, ईश्वर को लेकर के इनकी तीखी तीखी और मीठी मीठी सी नोक झोंक भी चलती रहती है। ईश्वर को लेकर उनका क्या मानना? ईश्वर को लेकर के उनका ये मानना था कि क्योंकि वो उसने तो अपने आप को नास्तिक घोषित कर दिया था, लेकिन वो धर्म के लिए ये कहते थे कि धर्म जो है मनुष्य का व्यक्तिगत मसला है। ईश्वर नाम की जो चीज़ है, वस्तु है या विचार है, वो मनुष्य का अपना गढ़ा हुआ विचार है। ये कोई अदृश्य शक्ति है या नहीं है, इसके ऊपर वो कन्फर्म नहीं है। बाकायदा वो कहते हैं मैं नहीं मानता इस चीज़ को, मैं नास्तिक हूँ। उसने घोषणा कर दी है भाई वो नास्तिक है। बाकी उनके संगठन में ऐसा नहीं है कि सभी लोग नास्तिक थे, आस्तिक भी थे, धर्म को मानने वाले भी थे, ईश्वर में आस्था रखने वाले भी थे। उनका लक्ष्य एक था जी, जिसके ऊपर सारे एक मत थे। वो भगत सिंह के और कुछ किस्से? भगत सिंह का एक और किस्सा है। भगत जिससे कि हमारा युवा पीढ़ी प्रेरणा ले। नहीं, प्रेरणा तो क्या ले, वो युवा था, मजाकिया था, इसमें भी कोई शक की बात नहीं, हंसता बहुत था और सबसे ऊंची हंसी थी वो। मतलब एक बार बात चल रही थी कि उन्हें कहा भगत सिंह ने कि पंडित जी जब आपको फांसी होगी ना तो आपके लिए तो बहुत मोटा रस्सा लाना पड़ेगा क्योंकि आप में वजन ज़्यादा है। तो उन्हें कहा कि भाई मैं तो जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता, फांसी मुमकिन नहीं है मेरे को लगानी। मेरे पास जब तक ये बमतुल बुखारा है कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन भगत का रणजीत नाम भी, मतलब इनके अपने कई तरह के नाम रखते थे संगठन के अंदर। तुम जब फांसी चढ़ोगे ना तो तुम्हारे लिए और 4 फुट गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा क्योंकि तुम सबसे लंबे हो। तो ऐसे मजाक चलते थे, खूब करते थे मजाक, मरने मतलब मौत को भी मजाक में लेते। उसमें भी वो गंभीर नहीं हुए, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं था। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, बड़ा हौसला था। असली बात ये थी कि वो मृत्यु को एक तरह से क्रांति का प्रतीक की तरह से स्थापित करना चाहते थे कि हमारी मृत्यु जो है वो इस समाज में खास तौर पर युवा वर्ग में उबाल ला दे कि हर युवा जो है ना भगत सिंह बनने के लिए आतुर हो जाए। और ऐसा उबाल आया भी। जिंदा भगत सिंह से मरा हुआ भगत सिंह, शहीद भगत सिंह ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ और आखिर में अंग्रेज़ों को ये देश छोड़कर जाना पड़ा। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें। भगत सिंह के बारे में आज इतना ही। 23 मार्च को उनकी जो पुण्यतिथि है उस पर फिर एक अच्छी उनके विचारों पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।